हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हमें इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कहा जाता है प्रीलिम्स का, जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपको 33% लाना होता है, जो कि आजकल काफ़ी मुश्किल लगता है लोगों को और होता भी जा रहा है, जो कि 66 मार्क्स के इक्वल है। यानी कि अगर आपने 27 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट बिना नेगेटिव मार्किंग के। अगर आपने 27 क्वेश्चन सही कर लिए तो सुनने में कितना इजी लगता है। खैर, तो इसमें जो मेन और सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके मेन टॉपिक जो होते हैं वो है मैथमेटिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल और जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो, ठीक है, विजुअल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशंस, डिसीजन मेकिंग और डाटा सफिशिएंसी। खैर, जो मेन 3 सब्जेक्ट है वो मैथ है, कॉम्प्रिहेंशन है और रीजनिंग है, ठीक है। तो ये मिला करके लगभग 80 क्वेश्चन के करीब करीब बना लेते हैं। और ये आपको 2023 के पेपर में है। 2017 से 23 तक का पेपर का आंकड़ा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी 2023 में मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन हम इस सीरीज़ में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं स्पेशली फ़िलहाल। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट में देखो, आप हर साल 26, 28, 27, 25, 30, 26, 30 यानी 2017 तक 30 क्वेश्चन आ रखे हैं। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अभी तक 30 क्वेश्चन आ रखे हैं और मिनिमम 25 तक है। यानी कि एवरेज आपका 27 से 28 क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप एक काम करोगे कि अगर सीसैट निकालना है तो आपका ये तीनों सब्जेक्ट जो कि है मैथ, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और 2 सब्जेक्ट पे कम से कम इतना होना चाहिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। तो आप के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किस लेवल पे है ये मुझे नहीं पता, पर इस वीडियो के देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी 2021 के पेपर को, ठीक है। और हमने तय किया था कि 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने 2014 से लेकर के 2020 तक के पेपर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मैं आपको वापस बता दूं, और इसका जो है प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हो, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सॉल्व पेपर जो हैं, जो हाईलाइटेड पेपर हैं, जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वो पेपर भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं जिसको आपको एलिमिनेट करने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो इस आधार पे आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर, वो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पैसेज, ठीक है। और हमें 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने से पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला है कि आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सॉल्व करना है पैसेज के आधार पे, जो कि यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है, जो केवल और केवल इसका उत्तर इस पैसेज के आधार पे होगा। तो एक रूल नंबर 2 है कि अगर आप सॉल्व करोगे पैसेज तो उससे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन उसका, कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या डिमांड है, ठीक है। और हम उसके हर एक मीनिंग को, एक्सपेक्ट को देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये हर एक वर्ड के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। थर्ड है, जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आपका डेवलप करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं कि कैसे पेपर को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो इस पैसेज में है जो बता रहा है, क्रक्स है, दर्शा रहा है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मतलब मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, यानी निष्कर्ष है, ठीक है, निर्णायक निष्कर्ष है और सर्वाधिक निर्णायक है, ठीक है। और उसमें सर्वोत्तम यानी कि उसमें जो बेस्ट है ऑप्शन वो क्या है, ठीक है। तो निष्कर्ष निकालना है, ऐसी क्या बात है
जो इस पूरे पैसेज को एक दो वर्ड में एक दो लाइन में डिफ़ाइन कर पाता है। ठीक, उसमें भी वो सबसे ज़्यादा निर्णायक कौन सा है, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट निर्णायक कौन सा है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ना है, जो कि क्लोज आपको मिलेंगे स्टेटमेंट, और उसमें से आपको बेस्ट ढूंढना है। तो चलिए हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं। उससे पहले हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो आपको इन्फेरेंस निकालना है, जो कि निष्कर्ष निकालना है, क्रिटिकल निकालना है, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लोज होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, करीब करीब आपको लगेगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसमें से जो बेस्ट है, मोस्ट रिफ्लेक्ट करता है बेस्ट आपको, उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो पैसेज कहता है कि शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तीव्र भूखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलोकित किया, ठीक है। तो ये मटर के कीड़ों के अध्ययन से रिलेटेड बता रहे हैं बातें। इन्हें दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश में रखा गया, ठीक है। एक को है वो जो है वाणिज्यिक एलईडी प्रकाश, ठीक है, यानी कि एलईडी लाइट में रखा गया। इसके सदृश श्वेत प्रकाश और सोडियम स्ट्रीट लैंपों के सदृश एम्बर प्रकाश, ठीक है। तो एक एम्बर प्रकाश रखा गया और एक एलईडी प्रकाश रखा गया। मटर कुल के जंगली पौधे जो कि तृण भूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद के स्रोत होते हैं, इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश डालने पर यह देखा गया कि इससे पुष्पन प्रेरित होने के बजाय बाधित होते हैं। यानी कि ये एलईडी और एम्बर प्रकाश दोनों में डालने पे एम्बर प्रकाश का जो इफ़ेक्ट है वो ये पड़ा कि जो पुष्पन है, यानी कि जो बीज में फूलों का विकास है, वो बाधित होता हुआ दिखाई दिया। प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई। यानी कि इसका क्या हुआ कि यानी कि ये प्रकाश जो है, एम्बर प्रकाश जो है, वो एलईडी की कंपैरेटिवली, ठीक है, यहाँ पे आपको बुरा प्रभाव डालते हुए दिखाई देगा। उससे क्या होगा कि पौधे के ग्रोथ पे आपको असर दिखता है, जिसके कारण उनके खाद उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो कम रहती है। तो जब वहाँ पे खाना ही नहीं होगा, वो खाद ही उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो कीड़े वहाँ क्या करेंगे, तो कीड़ों की संख्या भी उल्लेखनीय तरीके से कम हो गई है। तो इस बात से क्या पता चलता है, तो इस बात से ये पता चलता है कि एम्बर प्रकाश जो है वो थोड़ा हानिकारक हो जाता है मटर के पौधों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधे पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ उच्च और निम्न का प्रतिकूल प्रभाव ऐसा तो लिखा नहीं गया है, उच्च और निम्न के बारे में पैसेज में ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला था ना पैसेज के आधार पे, तो अब हम सॉल्व करें तो पैसेज के आधार पे जहन में रखनी है बात। बी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट का, वो कहता है कि प्रकाश प्रदूषक का किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर अस्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, होपफुली पड़ सकता है। तो इसको हम ऑप्शन में रखते हैं अभी, क्योंकि हमें बेस्ट चूज़ करना है। तो हम सी देखते हैं कि पौधों के पुष्पन के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर है। आपको यहाँ बेहतर प्रकाश के बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा, ठीक है, कि अगर एम्बर प्रकाश के बारे में यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव को दिखाया जा रहा है, तो ये तो बोला नहीं गया है कि एलईडी बहुत बेहतर है। इस बारे में इस पैसेज के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन जो कहता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए प्रभावित करते हैं दोनों को, पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या इनमें और इनमें बेस्ट क्या लग रहा है कि बी कहता है कि प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर अस्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, ये ज़्यादा व्यापक, ठीक है, ज़्यादा कवरेज दे रहा है आंसर को, तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंग्लिश के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं रीड करके। तो ऑप्शन ए कहता है, खैर जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो बी है, बट हम ऑप्शन ए जो कहता है हमारा कि लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लानट एज़ कम्पेयर टू द हाई लाइट्स। तो यहाँ पे हाई लाइट्स और लो लाइट्स, इस
चीज़ को लेके बहस नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया था। बी हमारा इसलिए सही हुआ था क्योंकि इसमें होप है कि लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अ इकोसिस्टम। तो हाँ, होपफुली था। सी आपका था कि वाइट लाइट इज़ बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट सॉरी एज़ कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। तो अदर कलर्स के बारे में बात की गई है क्या पैसेज में? नहीं की गई है, कोई कंपेयर नहीं किया गया अदर कलर से, तो ये कैंसिल हो जाता है। हमें सिर्फ 2 ही लाइट्स के बारे में वहाँ बताया गया था, एलईडी और आपको एम्बर लाइट। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल टू। ठीक है, लेकिन हमें जो है बी ऑप्शन ज़्यादा कवर करता है और बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा पैसेज नंबर 2 और ये है हमारा ऑप्शन। कहता है कि पूर्व धारणा क्या है इस पैसेज का, और उसमें से सबसे जो बेस्ट है, वैलिड पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा का मतलब है कि कल्पना कीजिए आप दिए गए पैसेज में जो भी सामग्री दी हो गई, ठीक है, जो भी बातें बताई गई होंगी, उसके आधार पे आप क्या क्या कल्पनाएं कर सकते हैं, ठीक है, एजम्पशन गढ़ सकते हैं, वो इसमें दिया गया है। अभी यही बात है कि आपको एजम्पशन है ढूंढना है, यानी एज्यूम करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, इस सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में परागण प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें पक्षी, स्तनधारी प्राणी शामिल हैं, किंतु कीट जो होते हैं वो मुख्य परागणकारी हैं। यानी कि परागकण जो फैलाने के लिए जो धारक हैं वो प्राणी है, ठीक है, पर्यावरण भी है पर यहाँ पे लिखा नहीं है, और पक्षी मुख्य रूप से हैं क्योंकि वो पौधों पे सबसे ज़्यादा बैठते हैं। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, परागकण की वजह से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य उपलब्ध होते हैं। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर करती हैं। विश्व की, ठीक है, 1/3 फसलें परागण के लिए मक्षिका सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है। तो एक कोई मक्षिका है, वो उसका एक वर्ग है, और ये 400 से भी अधिक फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है ये किट हो या कुछ इस तरीके का जो इसमें योगदान देता है परागण करने में। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है। तो परागण जो है वो पौधों और प्राणियों के बीच एक जटिल संबंध का परिणाम है, और इनमें से किसी भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावी परागण के लिए मूल प्रकृति, वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो आपको परागण के लिए क्या ज़रूरी होता है? वनस्पति के आश्रय जैसी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो मिलाकर के इस पैसेज में जो कहा गया है वो परागकण से रिलेटेड है, ठीक, यानी कि पॉलिनेशन से। ठीक है, तो पॉलिनेशन में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो पक्षी और स्तनधारियों प्राणियों के अलावा जो है वो कीटों का होता है। ठीक है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षी, ये सारे, उनका योगदान जो पॉलिनेशन में है वो सर्वाधिक होता है। और पॉलिनेशन पे ही, मतलब उनके आधार पे ही जो है कृषि हमारी विश्व की 1/3 निर्भर करती है। और इन जो पॉलिनेशन है वो पौधे और प्राणियों के बीच में एक सहसंबंध के तरीके से है, यानी कि ज़्यादा पॉलिनेशन होता है जिसका कारण प्राणी बनते हैं। ठीक है, और उस पॉलिनेशन से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पन्न होते हैं जिसको प्राणी जगत अपने इस्तेमाल में लाता है खाने पीने के लिए। तो दोनों का अस्तित्व प्रभावी होगा अगर कोई भी कमी होती है या कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो उस हिसाब से। पर यहाँ पे आपको कमी के बारे में लिखा हुआ है। तो परागण के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है? यानी कि आपको खाद चाहिए, वनस्पति चाहिए, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए वेजिटेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कि परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खदान का संधारणीय उत्पादन संभव नहीं है।
ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हमें जो है कल्पना करनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कल्पना किस आधार पे करना है? पैसेज के आधार पे। पैसेज में कहीं पे भी भारत का ज़िक्र नहीं किया गया है। अगर आप भारत को निकाल रहे हो इस आधार पे, तो आप निष्कर्ष टाइप की बातों को निकाल रहे हो कि विश्व आ गया तो उसके अंदर ये आ गया, भारत आ गया, और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है इस आधार पे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक अगर कैंसिल होगा तो हमारे ऑप्शन ए और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज़ सीरियल्स फूड ग्रेन्स इज़ इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें प्राणी जगत भी इन्वॉल्व है और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक। तो ये हिसाब से ये वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। स्टेटमेंट सेकंड जो कहता है कि उद्यान फसलों की एक धानी कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। पहली बात तो ये, एक धानी कृषि यानी जो मोनिकल्चर होती है, ठीक है, एक प्रकार की कृषि होती है, क्या उसके बारे में पूरे पैसेज में कहीं जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दो जैसे ही कैंसिल होता है तो हमारा ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाता है, और ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में परागणकारियों की अत्यधिक कमी हो जाती है, ठीक। 4 है कि कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है, तो ये भी सही है। अब ये आप कहोगे कि ये बात कहाँ है, ठीक है, तो कृषि ही पे ही आधारित है ना, विश्व का जो 1/3 है वो कृषि पे आधारित है। तो अगर ये प्रभावित होगा तो एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, तो इस आधार पे कल्पना की गई है, ठीक है। और जो लास्ट वाली बात है कि कीटों की विविधता पौधों में विविधता लाती है, तो यहाँ पे दोनों के अस्तित्व की बात की गई है कि दोनों प्रभावी होते हैं एक दूसरे से। तो अगर उसमें कोई पौधों में या पौधे जगत में, ठीक है, कोई विविधता होगी, यानी कि कीटों में अगर कमी होगी, जैसे आपको अभी बहुत सारी न्यूज़ में सुनाई देता होगा, आपने सुना होगा कि फलाना प्रकार के कीट है, उन्होंने हमला कर दिया है, या उस तरीके के कीट की जनसंख्या कम हो गई है जो पॉलिनेशन में आपको हेल्प करती थी, जैसे मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करती थी, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ कही गई है कि मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। तो मोनोकल्चर के बारे में तो कहीं बात की ही नहीं गई है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो दो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया है कि पॉलिनेटर बिकम स्केर्ड इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पैसेज नंबर थर्ड। तो पैसेज थर्ड दो सॉरी थर्ड जो है उसके बाद देखते हैं इसके ऑप्शन को, सॉरी क्वेश्चन को, कि क्या कहता है कि मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाएं। मूल भाव क्या है इसके अंदर, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, वो किस बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में, ये दर्शाना है, और उसका सर्वोत्तम रूप यानी कि बेस्ट वे क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें। यहाँ पे भी है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स। तो क्रक्स क्या है, मेन बात क्या कही जा रही है इस पैसेज की, तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। तो पैसेज में लिखा है, तमिलनाडु की कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षा के दिनों की संख्या में कमी आई है। ओके, तो यहाँ पे एक मॉडल, जलवायु मॉडल के बारे में बातचीत की गई है, जो कि कावेरी नदी पे उसका अध्ययन किया गया है टेम्परेचर के आधार पे, और वर्षा के दिनों की संख्या उसके आधार पे कम मिली है हमें। इन जलवायुवीय परिवर्तनों का इस क्षेत्र के जलवायु चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो जलवायु परिवर्तनों का यहाँ का जो जलीय चक्र है वहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है, और इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो अधिक मात्रा में जल बह जाएगा, और जल के जो रिचार्ज करना है उसमें कमी आएगी, ठीक है, तथा भौम जल स्तर प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि होगी। इसके कारण क्या होगा, ये तो परिणाम है कि फसलें बचाने के लिए भौम जल संसाधनों पर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है रिसोर्सेज, उसका किसान इस्तेमाल करेंगे, उस पर लोग निर्भर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इस पैसेज का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन का ना इस क्षेत्र पे जो कावेरी नदी घाटी है वहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है, और प्रभाव ये रहेगा कि
जो कि नेगेटिव प्रभाव है। कि जैसे क्या होता है कि वहाँ पे अब पहले से ही, जैसे अगर वर्षा के दिन चल रहे होते हैं तो आप वहाँ के बेसिन में, आप वहाँ के रिजर्व में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हो, ठीक है, रिचार्ज करके रखते हो उसको। अब अगर वो बारिश के दिन चले जाते हैं, मानसून ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हम उसी पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन अगर बारिश के दिनों में कमी आ जाएगी तो आपका पानी ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको वापस रिचार्ज भी नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको पानी की पूर्ति तो करनी है, कहाँ से करोगे? तो ग्राउंड वाटर के साइड पे आप निर्भर होते जाओगे वापस से, जो कि ग्राउंड वाटर का हमारे पास अभी भी कमी ही चल रही है। भारत में कई जगहों पे ना आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो खैर ये तो मैंने अलग से बताया, ये पैसेज में नहीं लिखा है। आई होप कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी सहूलियत मिल रही होगी, क्योंकि बात तो मीनिंग तो सेम ही निकलने वाला है दोनों को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कहता है कि क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का विकास जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों का चयन करने में सहायक है। तो क्या ये हमारा सर्वोत्तम भाव हो सकता है? बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट क्रक्स हो सकता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। और यही बात जो इंग्लिश है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन बी कहता है कि शुष्क भूमि कृषि पद्धतियाँ अपना करके भौम जल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। तो क्या ऐसा लिखा गया है कि हम जो है जो ऐसी भूमियों का मतलब ऐसी कृषि का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की ज़रूरत ही ना हो? तो ये तो कहीं पे भी नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं है बिल्कुल। बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई कि हैवी डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी लिखा हुआ पैसेज में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा कहता है वो कहता है कि जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है। सही बात है, जबकि साथ ही साथ इन पर संकट भी बढ़ा है। तो ये भी सही बात निकल के आ रही है। पर हम डी ऑप्शन को भी देखेंगे। तो डी ऑप्शन कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को अधारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। तो जोखिमपूर्ण और ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। पर इन दोनों में से क्या है बेस्ट? इन दोनों में से ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये 2 लाइन में ही बता दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है प्रॉब्लम। तो जल का महत्व तो बढ़ा है, ठीक है, हम उनकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है, और इस हिसाब से उसका संकट भी बढ़ा है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा कहता है कि क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली ट्रीटिंग इट, ठीक है। तो ये तो हमारा वैसे भी सही आंसर है। डी ऑप्शन जो कहता है कि क्लाइमेट चेंजेस कॉज द फार्मर्स to adopt unsustainable livelihoods and risky coping strength। क्या है ये? स्ट्रैटेजीज, सॉरी कभी कभी बोलने में लड़खड़ाहट हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंजेस कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। तो अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया है, क्योंकि सी हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पैसेज नंबर जो 4 है वो ये रहा, और हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को क्या कहता है। तो अगेन इसमें पूर्व धारणा की बात की है, यानी कि कल्पना करनी है आपको कि कल्पना क्या हो सकती है। जो भी पैसेज के आधार में कीवर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसी के आधार पे किस तरीके से मरोड़ा जा सकता है बातों को। ओके, यही चीज़ यहाँ पे पैसेज 4 में दी हुई है कि आप एज्यूम कीजिए, एजम्पशन क्या हो सकता है, ठीक है, इमेजिन और वैलिड इमेजिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फेनॉल, ठीक है, तो एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जिसका नाम बिस्फेनॉल है, ठीक है, के तंत्र अवशिषी यानी न्यूट्रॉक्सिक प्रभावों का पता लगाने के लिए स्टेम सेल्सों का उपयोग करने में सफल रहे हैं। तो न्यूरोटिक्स से संबंधित है, उनके प्रभावों का पता लगाने के लिए ये स्टेम सेल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, और ये उपयोग करने में वो सफल रहे हैं, ठीक है, कि न्यूरोटॉक्सिक्स का प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है। उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह, परिवर्धन अपसामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक, ठीक है, जो कि यौगिक है बीपीए के अनुप्रयोग के द्वारा
मुश्कों की भ्रूणीय स्टेम सेल कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जीन अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोफाइल की जांच की है और जैविक रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन के संयोजन का उपयोग किया है। उफ, कितनी तगड़ी हिंदी है इनकी। तो यानी कि इन्होंने भी आपको ABPA करके एक प्रदूषक बिस्फेनॉल है, ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने पहले चूहे पे किया है, ठीक है, और चूहे के भ्रूणीय स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो स्टेम सेल्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो वे अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा यानी कि जो स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर जैसे प्राथमिक जनन स्तरों पर के सही विनिर्देशन के लिए BPA अविषालुता टॉक्सिसिटी, ठीक है, BPA टॉक्सिसिटी का पता लगाने और अमापन करने तथा तंत्रिका प्रजनक कोशिकाएं सृजित करने में सफल रहे हैं। ओफो, इसके इंग्लिश के भी पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हिंदी वाला कुछ ज़्यादा ही अलग अलग पता नहीं कहाँ से वर्ड्स लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रिसर्चर्स वेर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट बिस्फेनॉल ए, ठीक है। तो इस बिस्फेनॉल ए का न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या हो सकता है वो पता लगाया गया है। दे यूज्ड a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells जो होते हैं, ठीक है, माउस के उसमें अपॉन ट्रीटमेंट विथ BPA, ठीक। तो BPA से इनका एक्सपेरिमेंट किया गया है जिससे पता चलता है कंपाउंड नो टू कॉज। तो हमें पता चलता है इससे ये एक्सपेरिमेंट से कि हार्ट डिजीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में और डेवलपमेंट अब नॉर्मलिटी इन ह्यूमैनिटी, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं मानना पता नहीं क्या लिखा हुआ था। दे वेर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं BPA टॉक्सिसिटी को टूवर्ड्स द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म्स लेयर सच एज एंडोडर्म और एक्टोडर्म, वही त्वचा के अंदर और त्वचा के बाहर, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये बात समझ में आती है कि BPA एक न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है ये एक, इसका न्यूरॉन पे असर होता है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो, ठीक है, पता लगा सकते हो कि हार्ट डिजीज़ क्या है, डायबिटीज़ का, और जो अब नॉर्मलिटी होती है ह्यूमन में उसका, ठीक। और ये त्वचा के अंदर और त्वचा के बाहर दोनों माध्यमों से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि BPA में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वीवो, तो हाँ ये बात सही है कि ये जो भ्रूणीय विकास है उसको प्रभावित करता है, तो ये सही हो गया हमारा। तो हमारा B ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाता है। सेकंड है, यही बात आपको हिंदी में बता दूँ क्या कह रहा है, कि हिंदी में कहता है कि BPA वीवो यानी कि जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, ठीक। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है कि प्रदूषक से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन यानी कि अब नॉर्मलिटी उपयोगी है, तो नहीं, ये बात सही नहीं है। कैसे? क्योंकि उपचारों की खोज रासायनिक, और ये यहाँ पे ये बात नहीं लिखी गई, ये मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिखाती हूँ कि बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पोल्यूशन रिड्यूसिंग डिजीज़। एक तो ये पोल्यूशन रिड्यूसिंग डिजीज़ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज टू एग्जामिन, ठीक है, टू एग्जामिन, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो बच्चा हमारे पास ये A ऑप्शन भी कैंसिल, D ऑप्शन भी कैंसिल, और हमारा ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस आधार पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और C हो जाएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो हमारा इसमें 4 पैसेजेस दिए गए हैं, और यहाँ फर्स्ट पैसेज जो है नेक्स्ट हमारा, उसके
क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है पूर्व धारणा पूछा है, यानी कि एजम्पशन पूछा है, और आपको ढूंढना है वैलिड एजम्पशन। एजम्पशन यानी कि इमेजिनेशन, आपको करना है इमेजिन, किसके आधार पर? पैसेज के आधार पर, ठीक है, कल्पना करनी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को कि क्या कहता है पैसेज। तो यहाँ लिखा है कि अंजीर यानी जीन्स, फाइकस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो अंजीर के वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है। तो यहाँ 3 जगहों पे पवित्र माना जाता है, और ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मतलब गांव और शहर दोनों में पाए जाते हैं, जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। प्राकृतिक वनों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। यानी कि अगर संसाधनों का, खाने पीने का कमी होता है तो अंजीर सबका फूड बनता है, वहाँ के जो वन प्राणी हैं। और विविध प्रकार के फल भक्षियों यानी फल खाने वाले जो प्राणी हैं, इनकी घनी आबादी को सहारा देते हैं। यदि फल भक्षी पक्षी और चमगादड़ अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहें, तो पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल भक्षियों को बढ़ावा दे सकता है। तो अगर ये जो फल भक्षी हैं, जो फलों को खाने वाले हैं और चमगादड़ हैं, इस तरीके के जीव हैं, वो अगर मानव क्षेत्र में जाएं और वहाँ के फल अंजीरों को खाने लगे, तो इनकी प्रचुर मात्रा में जो पवित्रता है अंजीर की वो कम हो जाएगी, ठीक है, और फल भक्षियों की संख्या को बढ़ावा मिलेगा। अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातियों के वृक्षों की असंख्य पौधे उग जाते हैं। तो अनुकूल जब होता है सूक्ष्म जलवायु में अनुकूलन होता है, ठीक है, तो इसके आसपास में अन्य जो पौधे हैं वो भी उग जाते हैं, वो भी असंख्य, यानी कि बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। खैर कुल मिला के इस पैसेज में जो है बात की जा रही है अंजीर की, जो कि एक पवित्र पौधा है, जो शहर और गांव दोनों जगह पाया जाता है। और अगर भोजन की कमी, संसाधनों की कमी होती है किसी जंगल में, तो ये उन प्राणियों के लिए साधन के रूप में उपलब्ध होता है जो फलों को खाते हैं, ठीक है। शहरी इलाकों में इसे पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर शहरी इलाकों में ये जीव जो चमगादड़ हैं और फल भक्षी हैं, चिड़िया वगैरह, वो अगर इनका इस्तेमाल करती हैं तो इनको बढ़ावा मिलेगा प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और ये अनुकूलन में भी मतलब कि अगर जलवायु में परिवर्तन भी होता है, अनुकूल भी होता है, तो भी ये अच्छे से उग सकते हैं और इनके आसपास में भी अनगिनत पौधे उग पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्रायः आधारिक जाति यानी कीस्टोन स्पीसीज हो सकती है, यानी हाँ कीस्टोन स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। कीस्टोन का मतलब है कि वैसी स्पीसीज जिन पे अन्य जो स्पीसीज़ हैं उनकी जो है ना निर्भरता होती है थोड़ी बहुत, उनके होने से वहाँ का माहौल, ठीक है, उनकी उपलब्धता ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके ना होने से भी वहाँ पे प्रभाव पड़ता है, तो वो कीस्टोन में हो जाते हैं, इस तरीके से ज़रूरत हो जाती है। तो हाँ ये है उस प्रकार से। तो एक तो हमारा सही हो गया। तो जो है कि अंजीर के वृक्ष वहाँ भी उग सकते हैं जहाँ अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियाँ नहीं उग सकती। तो ये लाइन आपको यहाँ पे पड़ी हुई दिख रही होगी कि ये जो है कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि मतलब ये वैसे जगहों में उग सकते हैं जहाँ पे बड़े पौधे नहीं उग सकते, तो ऐसा नहीं है, ये सामान्य बातें कही गई क्योंकि वहाँ पे बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते और ये सामान्य धारणा यहाँ पे दी गई है, इससे कोई ये निष्कर्ष नहीं निकलता है ये वहाँ पे भी उग सकते हैं जहाँ पे ये बड़े पौधे नहीं उग सकते हैं या उग सकते हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा बी कैंसिल हो जाएगा। दो जो कैंसिल हो जाने से हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे एक हमारा सही है और डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अन्य ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन सी में कि जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत उपयोगी हैं, की स्टोन है। और 4 जो है अन्य वृक्ष जातियों के वृक्षों के परिकीर्णन में अंजीर वृक्षों की भूमिका होती है, हाँ। तो यहाँ भी ऑप्शन ए में लिखा है कि फिग ट्रीज कैन ऑफन बी कीस्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट,
तो हाँ ये सही है। और जो सेकंड है कि फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडली स्पीसीज कैन नॉट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सेकंड यानी ये कैंसिल हो गया। तो इस आधार पे हमारा, सॉरी इसमें तो डी में तो टू है नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट जो कहता है हमारा, स्केर्ड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो हाँ पवित्र जो पौधे हैं इनमें डाइवर्सिटी में अपना उपयोग स्थान रखते हैं, रोल रखते हैं। फोर है कि फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्रीज स्पीसीज, ये भी सही है। तो हम देखते हैं हमारा सेकंड पैसेज क्या कहता है, ठीक है। और इसके ऑप्शन तो क्या ही कहते हैं। तो यहाँ पे इस पैसेज के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी कृषि पद्धतियाँ कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल हो सकती है, ठीक है। और यही सेम बात यहाँ पे कही गई है कि विच ऑफ द above फार्मिंग practices can be compatible with agroecology as impelled by the passage, ठीक है। तो कौन सा कंपैटिबल हो सकता है एग्रो इकोलॉजी के लिए, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं पहले। हाँ पैसेज में लिखा हुआ है कि कृषि जो पारिस्थितिकी के मूल में यह अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव विविधता स्तरों और कार्य प्रणाली का अनुकूलन करना चाहिए। और ऐसी कृषि यानी मिक्स कृषि अपने प्राकृतिक मॉडल की तरह उत्पादक, पीड़क प्रतिरोधी, पोषक संरक्षण तथा प्रघात और तनाव के प्रति जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता और पोषक तत्वों का अंतकाल तक पुनः चक्रण, ओके। कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य जो है वो पोषक लूपों को बंद करना है, अर्थात मिट्टी से जो निकल चुके सभी पोषक तत्वों को फार्म यार्ड खाद के अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग पीड़क नियंत्रण के लिए तथा अंतःसमयक कृषि यानी इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए। कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ वृक्षों का भी एकीकरण शामिल होना चाहिए। यानी कि कृषि से रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं, ठीक है, जो पर्यावरण को सपोर्ट करती है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती है, फूड चेन को सपोर्ट करती है, और जो पृथ्वी की मिट्टी की जो है क्षमताओं को उसके को विकसित करने में जो हेल्प करती है, इस तरीके की सारे जो टेक्निक्स हैं क्रॉपिंग के वो सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो जल संवर्धन को प्रोत्साहन करती है, ठीक है। तो मिला जुला के बस यही बात की गई कि वो सारे क्रॉपिंग्स अच्छे हैं जो इन सबको प्रमोट करती है। तो अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है कि भूमि संरक्षण समयक यानी कि कवर क्रॉप्स, तो हाँ ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि उर्वरक सिंचाई फर्टिगेशन, अरे नहीं, उर्वरकता को तो कम करनी होगी कि हम अलग से जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है ताकि हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके, ठीक है। तो दो तो हमारा कैंसिल हो गया, तो दो है बी में, तो बी कैंसिल, सी कैंसिल, ठीक है। और डी भी हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें वन नहीं है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए यहाँ पे हमारा सही है। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा एग्ज़ाम में करना। यहाँ पे है सी जल संवर्धन, हाँ। डी है मिश्रित आपको जल संवर्धन का क्या मतलब है यहाँ पे, नहीं ये हमारा सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जल संवर्धन जो है जिसको हाइड्रोपोनिक भी कहा जाता है, पोनिक्स कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि आप बिना ज़मीन का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ पानी में खेती करो, ठीक है, पानी का इस्तेमाल करो, ठीक है, उसको उसमें आप पौधों को उगाओ। तो इससे तो पानी का वेस्टेज होगा ना, ठीक है, इससे हमको बेनिफिट नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सी है वो भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया है। तो हमारा ऑप्शन तो यही है खैर, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको और इसको कैंसिल किया था। तो इस हिसाब से हमारा सी कैंसिल हो जाता है, ओके। मिश्रित कृषि करनी चाहिए, ये सही है, ठीक है। पॉलीकल्चर सही है, क्योंकि मोनोकल्चर इस्तेमाल नहीं करना है हमको। और वर्टिकल्चर फार्मिंग, इसका तो
नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि आपको लेयर बाय लेयर इस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है इतना, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टेक्निक में आपको हाइड्रोफोनिक जो मैंने अभी आपको बताया, जो अभी यहाँ पे हमने कैंसिल किया था, उसका एरोपोनिक्स, ठीक है, इस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो हाइड्रोपोनिक्स तो हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया था और इसका इस्तेमाल इसमें भी होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा कैंसिल हो गया इस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा पैसेज नंबर 3, ठीक है। और इसका क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, क्या है। तो आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, उसमें भी निर्णायक निकालना है, यानी कि आपके स्टेटमेंट क्लोज होंगे, और उसमें सर्वाधिक निर्णायक कौन सा है, बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है कि इन्फेरेंस क्रिटिकल क्या हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट क्लोज होंगे, मोस्ट क्रिटिकल होना चाहिए, और बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है जो आंसर को, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो ना केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डाटाबेस जैसे अमूर्त डाटा के साथ कंप्यूटरों का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता है जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ भी यह संबंध बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड के वितरण जैसे जो डाटाबेस थे उनका उपभोग जो है वो बढ़ रहा है। एक आधुनिक कार पहियों पर एक कंप्यूटर है, एक विमान पंखों पर एक कंप्यूटर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्हों और MRI स्कैनरों से लेकर के कृत्रिम अंगों, ठीक है, और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तु में कंप्यूटर शामिल हो जाएगा। इस बात का प्रमाण नगण्य है कि ये उपकरण, ये जो गैजेट्स हैं, इनके डेस्कटॉप समकक्षों की तुलना में अधिक विश्वसनीय योग्य होंगे। हैकर पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दूरस्थ नियंत्रण, यानी कि रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस जो पैसेज में कहा जा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड चीज़ों को कहा जा रहा है, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये सारी कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बेस्ड चीज़ें हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से हर जगह घुसे जा रहे हैं, हर जगह पे अब कंप्यूटर है, ठीक है, गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और हैकर्स उसको हैक करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके वो हैकर्स भी उन्हें हैक कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों बातें कही जा रही हैं। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो पूरी तरीके से तो सुरक्षित है नहीं वैसे तो देखा जाए, बट देखते हैं हम ऑप्शंस में अगला क्या कहता है। ओके, क्योंकि हमें बेस्ट ढूंढना है। तो बी ऑप्शन कहता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसा नहीं है। सी कहता है कि डाटा सुरक्षा संबंधित कठोर नियमों की आवश्यकता है। हो सकता है, लेकिन हमारा जो पैसेज है उसमें ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो ये से हमारा कैंसिल हो जाता है। डी है कि संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। ठीक है, हाँ, भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर वाकई ये सारी जो धारणा है ये इसमें निहित हो जाती है कि कंप्यूटर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें ये इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, इफ़ेक्ट करेगी। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये हो जाएगा हमारा बेस्ट ऑप्शन इस आधार पर, क्योंकि इसके बाद भी इसमें समाहित हो जाती है। यही बात यहाँ पे भी है कि कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ़। तो ये आंसर सही हो जाता है। और इस बारे में जो बात कही गई है, द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट आवर लाइफ्स इन फ्यूचर, तो ये बात भी यहाँ पे शामिल हो जाती है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारा पैसेज नंबर ये 4 है। और यहाँ पे बताया गया है फिर से अगेन कि अवधारणा क्या हो सकती है, कल्पना क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, और वैलिड कल्पना क्या किया जा सकता है। यहाँ पे भी पैसेज 4 में सेम बात है कि आप एज्यूम कीजिए, ठीक, यानी कि इमेजिन कीजिए। ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप ये कीवर्ड्स का क्या मतलब है, इससे
क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी होंगी। खैर 2000 मुझे लगा था 2021 के पेपर में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए आपको सिर्फ पैसेज का ही आधार मिल रहा है, कोई भी ऐसे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जिसके आधार पे हम आपको कैंसिल करने के लिए जो ट्रिक्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सके। और ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेंदी पेपर भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जा रहा है, तो होता है किसी किसी साल। तो खैर इसमें आपको वैलिड जो एजम्पशन है, इमेजिन है, वो करना है पैसेज के आधार पे। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं क्या कहता है। तो पैसेज कहता है हमारा कि गरीब, असमानता, अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छता की दशाओं से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रमण रोगों का खतरा उत्पन्न करता है। तो मतलब ये जो गरीबी है, असमानता है और जो हेल्दी नहीं है, ये संक्रमण रोगों को खतरा उत्पन्न करता है, इनका खतरा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। स्वास्थ्य विधि यानी हाइजीन के भिन्न भिन्न स्तर हैं, व्यक्तिगत होता है, घरेलू होता है और सामुदायिक होता है। ठीक है, जो हाइजीन का क्राइटेरिया है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत सफाई रखने से संक्रमण रोगों की दर में कमी आती है। तो अगर सिंगल व्यक्ति अपना ध्यान खुद रखेगा, संक्रमणों से दूर रखेगा, हाइजीन का ध्यान रखेगा, तो बीमारियों से दूर रहेगा। किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावनाओं को जन्म दिया है, जो विज्ञापनों के आक्रामक प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती हैं और प्रबल होती हैं। पश्चिमी यूरोप का अनुभव यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि के साथ साथ वातावरणीय दशाओं में सामान्य सुधार तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों से शिशु बाल मृत्यु संक्रमण की दरों में पर्याप्त कमी आई है। तो ये विज्ञापनों का आक्रामक जो प्रभाव है वहाँ दिखाया जा रहा है, और इससे पश्चिमी यूरोप का जो अनुभव है पॉजिटिव शो हो रहा है वहाँ पे कि इन हाइजीन की वजह से, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसके हाइजीन की वजह से इन सारी चीज़ों में सुधार हो रहा है। हाथों को स्वच्छ रखने के प्रति जुनून व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी लाता है, जिससे वह जो पारिस्थितिकी पर इसके नकारात्मक प्रभाव की अवहेलना होती है अथवा इसे हाशिए पर डाल दिया जाता है, और इससे प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। पता नहीं कैसे कैसे हिंदी लेके आते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि जो लोग बहुत बाहर हाथ वाथ धुलने में जुनूनियत के साथ कि हाँ थोड़ा सा ये वो तो हाथ धुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर रहे हैं, तो उनका जो है ना आसपास में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग उनको हाशिए पे रख देते हैं कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही हाइजीन बन रहा है, कुछ ज़्यादा ये हो रहा है। आपने भी आसपास में सुना होगा इस तरीके की बातें, तो ये उस आधार पे हाशिए बोल रहे हैं। ठीक, चलिए इतना लंबा स्टेटमेंट देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला है ऑप्शन स्टेटमेंट का कि ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है वह सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, तो गलत बात है। तो इस आधार पे ये हमारा कैंसिल हो जाता है, और 1 कैंसिल होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए कैंसिल होता है, ऑप्शन डी कैंसिल होता है। ठीक है, और ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि 2 भी यहाँ पे है और 2 भी यहाँ पे है और कहीं है नहीं, तो ये भी गलत होगा। और सी ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या कहता है कि स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। ऐसा नहीं है, ये बात थोड़ी कही गई है। तो सी हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारा ऑप्शन बनता है 4 और 5। खैर इसी आधार पर हमारा यहाँ 1 कैंसिल हो गया था, तो इसको एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है, ऑप्शन भी उतना ही लेंदी है। तो ए हमारा कैंसिल, 2 भी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, किसी इसी में है, तो हमारा ये भी कैंसिल, और सी हमने कैंसिल कर दिया था ऊपर में, तो ये मतलब सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट, तो हमारा सी ऑप्शन यानी 4 और 5 ये आंसर सही है। ये नेक्स्ट पैसेज है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4-4 पैसेज करके दिया जा रहा है, और हर पैसेज में 4 पैसेज और 4 क्वेश्चन ही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2021 का पेपर है वो बिल्कुल 23 जैसा है, मतलब लेंदी रूड तरीके का, कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी लेंदी है आपको। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड, और जिसमें ना आपको बिल्कुल भी ऑप्शन दिया गया नहीं है एलिमिनेट करने का। ठीक है, आपको इतने टाइम के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने लगभग 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में किए हैं, तो इस वजह से ये लेंदी हो रहा है।
अब संदेश के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पूर्वधारणा निष्कर्ष, इन्हीं के क्वेश्चन मिल रहे थे। तो खैर हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि संदेश क्या है। संदेश हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। और सर्वाधिक निर्णायक निर्देश ये संदेश क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पैसेज को देखते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। तो मैसेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज कहता है यहाँ पे, ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन्न भविष्य का सामना कर रहा है, ठीक है। समस्याएं कई हैं। जीवाश्मी ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली और खाना पकाने के आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच, अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि, बिजली के निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी अथवा अतिरिक्त आपूर्ति केवल यही नहीं, भूमि, जल तथा वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विवाद। किंतु ये सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। ओके, ये सारी प्रॉब्लम है लेकिन ये इतनी निराशाजनक नहीं है। बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन नीति पर चर्चा, ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु साहसी पहल, भले ही इनकी पूरी संकल्पना तैयार नहीं है, यद्यपि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे है कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं भारत में इनके भविष्य को लेकर के, ऊर्जा से लेकर जलवायु तक, ठीक है। बट ये इतना निराशाजनक नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नीतियाँ भी हैं जो आगे चल कर के पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की संकल्पना को संकल्पना को परिवर्तित कर सकती है भविष्य में, उज्जवल भविष्य को लेकर के। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि भारत के ऊर्जा निर्णयन की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर संबंधित हैं। तो ये आपको हिंदी में पढ़ने पे थोड़ा नेगेटिव लगेंगे, सदैव सुन करके, है ना। तो इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बोलता है ऑप्शन स्टेटमेंट बी का कि भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय और विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है। अत्यधिक सुसंगत है क्या, कमी है इसमें अभी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन कहता है कि भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधित कार्रवाई इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है अनुकूल है, लेकिन हमारे पास अभी संकल्पना तैयार है, उस तरीके से पहल हम शुरू नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से संकल्पना जो है वो तैयार नहीं है, ये बात यहाँ पे की गई है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और डी हमारा ऑप्शन जो कहता है कि भारत के ऊर्जा निर्णयन की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग पक्ष की उपेक्षा करती है। तो आपूर्ति उन्मुख है पर मांग पक्ष की उपेक्षा करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में भी सेम बात है कि इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ हैविली टर्न्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नहीं, हैविली टर्न्ड, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कैपेबल, ठीक है, कंपैटिबल विथ इट्स बॉर्डर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल गोल्स, ऐसा भी नहीं है अभी, ये कैंसिल हो जाएगा। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ स्ट्रेंथ फॉरवर्ड सप्लाई ओरिजिनेटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे है कि इंटरकनेक्टेड है, मोर कॉम्प्लेक्स तो है ही, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बातें कही गई थी कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे इतनी सारी बताई गई, ठीक, और यहाँ पे इनका सल्यूशन भी दिया गया, बट ठीक कि हमारे पास ऑप्शन ये होपफुली हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम आगे एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, और इंटरकनेक्टेड भी है।
हॉबी है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। खैर ये हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट, और काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है, और 2021 का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ये मुझे समझ में आया है अभी, क्योंकि हमें हर एक ऑप्शंस को पढ़ना पड़ रहा है, हर एक पैसेज को रीड करना पड़ रहा है लाइन बाय लाइन, ठीक है। और हमें ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा है कैंसिलेशन का बिना पैसेज को पढ़े। कोई भी जलवायु से रिलेटेड अभी तक तो नहीं आया, हमने इतने पैसेज सॉल्व कर लिए। आगे के 2 पार्ट में देखेंगे कि कैसा रहता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।